नमस्कार साथियों। ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी के इडियम्स एंड फ्रेज के लेक्चर 4 में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने 3 लेक्चर बना दिया है और आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर 4। तो देखिए, इस प्रत्येक वीडियो में 25 इडियम्स एंड फ्रेज कवर कराते हैं और उसको अच्छे से डिटेल में आपको समझाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते हैं सबसे पहला इडियम्स। तो फर्स्ट है कॉच पोटैटो। क्या है? कॉच पोटैटो, यानी कि ये फर्स्ट इस लेक्चर का फर्स्ट है, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो ये 76 है, यानी कि 76 नंबर देखें तो कॉच पोटैटो है, जिसका मीनिंग होता है ए लेजी पर्सन, यानी कि जो आलसी इंसान होते हैं ना उनको कॉच पोटैटो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉच पोटैटो बोला जाता है। और भी इसका मीनिंग देखें तो हो सकता है कि ए पर्सन हु वॉच टू मच टेलीविजन। जो आलसी इंसान होते हैं वो दिन भर बेड पे लेटे हुए रहते हैं और क्या करते हैं, बस टीवी देखते रहते हैं, या अब तो टीवी लोग कम ही देखते हैं, फ़ोन में कुछ ना कुछ इधर उधर, तो उनको क्या बोलेंगे? कॉच पोटैटो बोलेंगे। ठीक है। अगर हिंदी मीनिंग का बात करें तो आलसी व्यक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आलसी व्यक्ति। तो यहाँ पे इडियम्स क्या हो गया? कॉच पोटैटो हो गया, जिसका मीनिंग होता है ए लेजी पर्सन, या फिर एक ऐसा इंसान जो दिन भर बहुत ज़्यादा टीवी देखता हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा टीवी देखता हो तो उसको क्या बोलेंगे? आलसी व्यक्ति। यानी वो फिजिकल कोई भी काम नहीं करना चाहता, बस बेड पे लेट कर बस मूवी वगैरह देखना चाहता है, तो उसको कॉच पोटैटो बोलेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम्स की तरफ। नेक्स्ट है 77 नंबर, फेयर वेदर फ्रेंड्स। क्या है? फेयर वेदर फ्रेंड्स। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा फ्रेंड्स इन गुड टाइम्स, यानी कि जब आपका अच्छा टाइम चल रहा हो और तब आपका जो दोस्त बनता है कि हाँ ये मतलब अच्छा है, इसके पास पैसे हैं, तो उसके लिए फेयर वेदर फ्रेंड्स बोलेंगे। यानी कि आपके अच्छे टाइम में जो आपका दोस्त बन रहे हैं उनको फेयर वेदर फ्रेंड बोलेंगे। यानी कि सपोर्ट्स ओनली व्हेन इजी एंड कन्वीनियंट, मतलब जब आपको थोड़ा बहुत मतलब मुश्किल हो, मतलब एकदम हल्का सा, और उसमें वो सपोर्ट कर रहे हैं, और आप बहुत ज़्यादा परेशान में हो, डिफ़िकल्टीज में हो, तो वो आपसे पीछे छुड़ा के भाग जाए तो उनको क्या बोलेंगे? फेयर वेदर फ्रेंड्स बोलेंगे। तो इसका और भी मीनिंग हो सकता है ए फ्रेंड हु डिजर्ट यू इन डिफ़िकल्टी, यानी कि जब आप परेशानी में हो तो वो ऐसा फ्रेंड जो आपको वहाँ से छोड़ के चला जाए तो उसको क्या बोलेंगे? फेयर वेदर फ्रेंड्स बोलेंगे। या फिर एन अनरिलायबल फ्रेंड भी बोल सकते हैं। तो ये सारे इसके मीनिंग हो जाएंगे। तो इसका अगर हिंदी मीनिंग का बात करें तो क्या हो जाएगा? स्वार्थी मित्र, यानी कि स्वार्थ के लिए जो आपसे दोस्ती किया हो, अपने मतलबी दोस्त यार नहीं होते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे? फेयर वेदर फ्रेंड। यानी कि जब आपका अच्छा वेदर, यानी कि आपका अच्छा टाइम चल रहा तब के लिए ही वो दोस्त रहेंगे, और जैसे ही आपका बुरा टाइम शुरू हो गया, देखिए टाइम तो अच्छा बुरा होता रहता है सबके लाइफ में, कभी कुछ अच्छा हुआ तो कभी कुछ बुरा हुआ, लेकिन जब आपके साथ अच्छा हो रहा है तभी आपका साथ दे रहा है, और जैसे आपके साथ कुछ बुरा हुआ वो आपको छोड़ के चला गया, तो वो कैसा मित्र होता है? स्वार्थी मित्र होता है, यानी कि वो सेल्फिश होता है। ठीक है, तो उसको फेयर वेदर फ्रेंड्स बोल सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट इडियम। नेक्स्ट इडियम की बात करें तो नेक्स्ट इडियम है इन हाई स्पिरिट। क्या है? इन हाई स्पिरिट्स। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है फुल ऑफ होप एंड इंथुआज्म। देखिए, जो मतलब स्पिरिट मतलब क्या होता है? उत्साह, जोश। तो अगर आपके अंदर हाई स्पिरिट हो, हाई जो बहुत ज़्यादा जोश हो, तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? फुल ऑफ होप एंड इंथुआज्म, मतलब जो उम्मीदों और आशा से भरा भरा हो, तो उत्साह से भरपूर, या फिर उत्साह से भरपूर, ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह हो किसी चीज़ को लेकर। ठीक है, तो उसके लिए क्या इडियम यूज किया जाएगा? इन हाई स्पिरिट, जिसका मीनिंग होता है फुल ऑफ होप एंड इंथुआज्म, और हिंदी मीनिंग उत्साह से भरपूर। तो आई होप ये वर्ड्स, ये इडियम समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ। नेक्स्ट इडियम की बात करें तो नेक्स्ट है इन द निक ऑफ टाइम। क्या है? इन द निक ऑफ टाइम। 79 नंबर क्या है? इन द निक ऑफ टाइम, जिसका मीनिंग होता है जस्ट इन टाइम, यानी कि एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, यानी कि जो आखिरी पॉसिबल मोमेंट पर कोई चीज़ हो रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे? सही समय पर। ठीक है, इन द निक ऑफ टाइम मतलब जो सही समय पे कोई काम हो जाए, जैसे आपके सही टाइम पे आपका जॉब लग जाए, आप अच्छे जगह सेटल हो जाए, तो बहुत अच्छा चीज़ होता है। ठीक है, तो इन द निक ऑफ टाइम का क्या मतलब हो गया? कि सही समय पर। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? सही समय पर। और इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो जस्ट इन टाइम, या फिर एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, यानी कि जो आपका लास्ट पॉसिबल मोमेंट पे आप सक्सेस कर जा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? इन द निक ऑफ टाइम। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। ये तो बहुत फेमस है, ये यानी कि दो तीर से एक निशान करना। ठीक है, दो तीर से, सॉरी, एक तीर से दो निशान करना, उल्टा ही बोल दिया मैंने। तो देखो, टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, यानी कि आपने एक पत्थर मारा और दो चिड़ियों को गिरा दिया। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आप, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं एक ही एग्जाम का, आप CDS का तैयारी कर रहे हैं या फिर FCAT का तैयारी कर रहे हैं, और दोनों का फॉर्म फिलअप कर दिए और दोनों ही आपका एग्जाम क्लियर हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? कि किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, यानी कि टू सर्व टू परपोजेज एट वन टाइम। ठीक है,
टू सर्व टू पर्पजेज एट वन टाइम, यानी कि एक साथ में दो चीज़ लेकर चल रहा। टू अचीव टू रिजल्ट विथ ए सिंगल एफर्ट, यानी कि एक एफर्ट लगाना, यानी कि एक ही कोशिश करना और उसमें दो रिजल्ट आपको मिल जाना। जैसे अभी आपको बताया एग्जाम्पल के तौर पे कि देखिए लगभग एफकेट सीरीज का बहुत सारा चीज़ मतलब कॉमन होता है, बस रीजनिंग इसमें अलग हो जाता है और उसमें रीजनिंग नहीं आता है। तो इंग्लिश वगैरह वही है, अर्थमेटिक्स पढ़ लिए, जीके जीएस पढ़ लिए और उससे ही क्या किया, अपना एफकेट और सीडीएस दोनों का एग्जाम क्लियर कर लिया एक ही क्लास करके। तो वो उसके लिए क्या बोलेंगे, किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, जिसका मीनिंग होता है एक तीर से दो शिकार करना, कि आपने एक तीर छोड़ा और दो शिकार हो गई आपसे, ठीक है। तो उसके लिए क्या मीनिंग यूज होगा, किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, और जिसका मीनिंग हो जाएगा टू सर्व टू पर्पजेज एट वन टाइम या टू अचीव टू रिजल्ट्स विथ ए सिंगल एफोर्ट। एक एफोर्ट लगाए, जैसे आप 11-12 ही अच्छा से कर लिए, ठीक है, और आप अगर फॉर्म डाल रहे हैं जेई मेंस का, एनडीए वगैरह का, तो वो निकल गया, तो उसको क्या बोलेंगे कि हमने एक ही तैयारी किया और दो दो रिजल्ट्स आ गए। तो इतने अच्छे से आपको समझा दिया, आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ। नेक्स्ट इडियम है मैडन स्पीच। देखिए मैडन स्पीच मतलब होता है जब आप स्पीच पहली बार दे रहे हैं तो उसके लिए क्या यूज होगा, मैडन स्पीच, यानी कि पहला स्पीच। तो इसको बोल सकते हैं फर्स्ट स्पीच। स्पीच मतलब क्या होता है, भाषण, जो जैसे हम लोग स्कूल टाइम में क्या करते थे, अगर आपको पहली बार कोई सर बोल दिए कि तुमको इस बार 26 जनवरी या 15 अगस्त जो भी फंक्शन है उसमें तुमको स्पीच देना है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, कौन सा स्पीच, मैडन स्पीच। उसके पहले आपने कभी स्पीच नहीं दिया हो और आप कभी स्टेज पे गए भी नहीं हो, तो उसके लिए क्या होगा, आपको माइडन स्पीच हो जाएगा वो वाला, यानी कि पहला भाषण। तो यहाँ पे इडियम्स क्या हो गया, माइडन स्पीच हो गया। और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये आया भी है, अगर आप देख लें एसएससी में देख लें, सीडीएस में देख लें, एफकेट का प्रीवियस ईयर, तो ये आपको मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर में जरूर ये मिल जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे आप नोट्स करते जाइएगा साथ साथ में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी हम करा रहे हैं इस सेशन में, ठीक है। ये बुक ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेरा कोशिश रहेगा कि इस बुक का जितना भी वर्ड मीनिंग है धीरे धीरे करके कम्प्लीटली कवर करा दिया जाए इस चैनल पे। तो मैडन स्पीच मतलब क्या होता है, पहला भाषण। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है ऑफ एंड ऑन, या फिर ऑन एंड ऑफ, दोनों ही बोल सकते हैं, या तो ऑफ एंड ऑन या फिर ऑन एंड ऑफ, वही बात है। तो 82 का मीनिंग का अगर बात करें तो ओकेजनली हो सकता है, यानी कि कोई चीज़ जो ओकेजनली हो रहा हो या फिर पीरियडिकली हो रहा है, यानी कि टाइम से हो रहा है। तो कभी कभी जो चीज़ हो रहा है क्या हो रहा है, पीरियडिकली, यानी कि पीरियड वाइज हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि उसका जैसे आपका क्लास जो होता है वो क्या होता है, पीरियड वाइज होता है, कि 8 पीरियड 6 पीरियड ऐसे क्लास चलता है। तो ऑफ एंड ऑन या फिर ऑन एंड ऑफ इसका इडियम्स हो जाएगा, जिसका मतलब होता है कभी कभी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट है पुल योर सेल्फ टुगेदर, यानी कि इसका मीनिंग का बात करें तो मीनिंग हो जाएगा टू काम वन सेल्फ डाउन एंड बिगिन टू थिंक और अप्रोप्रिएटली, यानी कि इसका मीनिंग का बात करें तो मीनिंग क्या हो जाएगा, और भी मीनिंग बहुत सारा हो सकता है। तो देखिए और मीनिंग क्या हो जाएगा, टू कीप वर्किंग कॉन्स्टेंटली विथ अटेंशन, यानी कि अटेंशन से किसी काम को लगातार करना, यानी कि पुल योर सेल्फ टुगेदर, या फिर रिगेन कंपोजर, ये सब इसके मीनिंग हो जाएगा, यानी कि शांत होना। इसका सीधा सा मीनिंग का बात करें तो क्या हो जाएगा, शांत होना। पुल योर सेल्फ टुगेदर यानी कि अपने आप को पुल करना, यानी कि कोई भी काम कॉन्स्टेंटली यानी कि लगातार करना, अटेंशन के साथ, यानी कि पूरे ध्यान से करना। या फिर रिगेन कंपोजर, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो सॉरी सिनोनिम्स बोल रहे हैं, इसके मीनिंग हो जाएंगे। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। पुल योर सेल्फ टुगेदर का मतलब होता है शांत होना। तो देखते हैं नेक्स्ट, या फिर भावनाओं पर नियंत्रण रखकर काम करना भी हो सकता है। क्या हो जाएगा कि आप अपने इमोशन को कंट्रोल करके लगातार काम कर रहे हैं, ठीक है, भावनाओं पर नियंत्रण रखकर काम करना, कोई भी काम कर रहे हैं। तो जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कॉन्स्टेंटली उस पर ही फोकस कीजिए, टेंशन के साथ पढ़ाई कीजिए, ना कि पढ़ने बैठ गए और आपके दिमाग में क्रिकेट मैच का बात चल रहा है या कुछ और चल रहा है, या तो फिर वो बेकार है, पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। पढ़िए तो एकदम जितना देर पढ़िए, थोड़ा ही पढ़िए लेकिन पूरा अटेंशन के साथ पढ़िए। तो देखते हैं नेक्स्ट इडियम्स। नेक्स्ट इडियम क्या है, स्पीक एंड स्पेन। क्या है, स्पीक एंड स्पेन। इसके मीनिंग की बात करें तो क्या हो जाएगा, क्लीन एंड टिडी। क्या हो जाएगा, क्लीन एंड टिडी, यानी कि साफ सुथरा, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साफ सुथरा। तो इडियम्स क्या हो गया, स्पीक एंड स्पेन, ठीक है। तो ये आप जो देखिए, याद तो ऐसा नॉर्मली जल्दी होगा नहीं, तो आप इसको यूटिलाइज कीजिए डेली लाइफ में, ठीक है। जहाँ आप साफ सुथरा बोलना चाहते हैं कोई बात, तो क्लीन एंड टाइडी की जगह पे आप स्पीक एंड स्पेन बोल सकते हैं। इस तरह आपको याद हो जाएगा जब इसको डेली लाइफ में यूज कीजिएगा। तो कोशिश कीजिए कि डेली लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, और सेंटेंस बनाइए। जो भी हम इडियम्स करा रहे हैं अगर इसको सेंटेंस में आप यूज करेंगे ना तो जल्दी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो स्पीक एंड स्पेन का मतलब, स्पेन का मतलब क्या हो गया, साफ सुथरा हो गया। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेन एवरी नर्व। क्या है, एक्सट्रेन एवरी नर्व, इसका मतलब होता है वर्क वेरी हार्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करना, ठीक है। जैसे इतना आसान नहीं है, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसमें लाखों सैकड़ों मतलब करोड़ों बच्चे एक साथ फॉर्म फिल करते हैं, और
सबका लेवल वही है, सब जी जान लगा के तैयारी कर रहे हैं। तो जब तक इसमें आप बहुत कठिन परिश्रम नहीं करेंगे विथ स्ट्रेन एवरी नर्व, तब तक आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो एकदम जी जान लगा के तैयारी कीजिए। कुछ ही अगर 6 महीना 1 साल अच्छा से तैयारी कर लेते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम कठिन नहीं है, सारा एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसका अगर और भी मीनिंग देखें तो और मीनिंग क्या हो सकता है, टू मेक एट मोस्ट एफर्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा देना, या फिर खून पसीना एक करना। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, खून पसीना एक करना, यानी कि खून पसीना एक करके मेहनत करना। तो उसके लिए इडियम्स का क्या यूज होगा, स्ट्रेन एवरी नर्व, क्या हो जाएगा, स्ट्रेन एवरी नर्व। और इसका और सा इंग्लिश मीनिंग देखें तो वर्क वेरी हार्ड, टू मेक अटमोस्ट एफर्ट, या फिर हिंदी मीनिंग का बात करें तो खून पसीना एक करना। ये सब आई होप ये समझ में आ गया होगा। 85वां नंबर, चलते हैं 86 नंबर की तरफ। देखिए और भी इसका मीनिंग हो सकता है, कठिन परिश्रम करना हो सकता है, तो ये तो हम बता दिए। तो चलते हैं 86 नंबर की तरफ। 86 नंबर क्या है, टेक्स आफ्टर, क्या है, टेक्स आफ्टर। टेक्स आफ्टर की बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, टू रिजेंबल, या फिर सिमिलर टू, मतलब कोई चीज़ जो एक समान हो तो एक जैसा होना। टेक्स आफ्टर मतलब क्या होता है, एक जैसा होना, ठीक है। जैसे जो देखते हैं, अगर जुड़वा मूवी वगैरह देखते हैं जिसमें जुड़वा सीन होता है, दो बच्चों का, ट्विन जो होते हैं, तो वो क्या होता है, देखने में एक जैसा होता है। तो टेक्स आफ्टर उनके लिए इडियम्स यूज हो सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है, 87वां नंबर, द लास्ट स्ट्रॉ। क्या है, द लास्ट स्ट्रॉ, जिसका मीनिंग होता है फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज। मतलब लगातार अगर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम होते जा रहा है तो जो लास्ट प्रॉब्लम होगा ना पूरे सीक्वेंस यानी कि सीरीज में, श्रृंखला में, तो उसको क्या बोलेंगे, द लास्ट स्ट्रॉ। यानी कि ए माइनर डिफिकल्टी बट कमिंग ऑन द टॉप ऑफ ए सीरीज ऑफ डिफिकल्टी डेट मेट ए सिचुएशन अनबियरेबल। यानी कि एक छोटा सा डिफिकल्टी, लेकिन वो कब आ रहा है कि कमिंग ऑन द टॉप ऑफ ए सीरीज ऑफ डिफिकल्टी, यानी कि बहुत सारे लाइन से डिफिकल्टी है आपके लाइफ में। एक जैसे शुरू से क्या होता है डिफिकल्टीज हमारे लिए, तो ये होता है ना कि पहले 10th का एग्जाम पास करना, फिर 12th करना, फिर ग्रेजुएशन करना, फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करना, और ये सारे हमारे लाइफ की कठिनाई होते जाता है। जब लास्ट जो, तो उसमें जो एकदम माइनर वाला होता है, लेकिन वो क्या होता है, ऐसा होता है जो पूरा सिचुएशन को अनबियरेबल बना देता है, यानी कि असहनीय बना देता है। तो उसको क्या बोलेंगे, इसका हिंदी में कि स्थिति को असहनीय बनाने वाली आखिरी परेशानी। यानी कि पूरे जो कंडीशन है उसको कैसा बना देना, अनबियरेबल, यानी कि वो आपसे बर्दाश्त के बाहर हो जाए, ऐसा आखिरी परेशानी। तो उसको क्या बोलेंगे, द लास्ट स्ट्रॉ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इतने अच्छे से सब कुछ समझाया जा रहा है तो कोशिश कीजिए कि नोट करते चलिए एक नोटबुक पे, ठीक है, तभी याद होने वाला है। ऐसे तो होगा नहीं कि आप बस लेक्चर देख लिए हो गया। और अगर आपके पास कोई भी बुक है, रेफरेंस बुक, तो उसमें देखिए कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर इडियम्स एंड फ्रेज जो भी है आप लगाइए खुद से। नहीं हो रहा है तो सब तो कवर कराया जाएगा इस चैनल पे। देखिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं 88 नंबर। देखिए, थ्रो इन द टॉयल। क्या है, थ्रो इन द टॉयल, जिसका मीनिंग होता है एक्नॉलेज डिफीट। क्या है, एक्नॉलेज डिफीट, यानी कि टू एडमिट डिफीट और फेलियर। ये और इसका मीनिंग हो जाएगा हार मान लेना। थ्रो इन द टॉयल मतलब क्या हो गया, हार मान लेना, ठीक है। हिंदी मीनिंग की बात करें तो हार मान लेना हो गया, और इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो एक्नॉलेज डिफीट या फिर टू एडमिट डिफीट और फेलियर। अगर आप फेलियर हो जा रहे हैं यानी कि आप हार मान जा रहे हैं, ठीक है। तो थ्रो इन द टॉयल इसका मीनिंग इडियम्स हो गया। अब देखते हैं 89वां नंबर। 89वां नंबर है टू ब्रिंग टू लाइट। क्या है, टू ब्रिंग टू लाइट। इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग हो जाएगा टू रिवील, यानी किसी सीक्रेट चीज़ को क्या कर देना, रिवील कर देना, उसको सबके सामने पेश कर देना, यानी कि उजागर कर देना। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा सबको बता देना। जैसे आपके लाइफ में कुछ सीक्रेट है और आपने उसको क्या किया, अपने दोस्तों के साथ या जिससे भी आप कंफर्टेबल हैं उससे क्या किए, शेयर कर दिए, यानी कि रिवील कर दिए। तो क्या बोल सकते हैं, टू ब्रिंग टू लाइट, यानी कि उजागर करना, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये वर्ड ये इडियम समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्या है, टू गेट इनटू हॉट वाटर। देखिए, अब गर्म पानी में आप जाएंगे तो आप समझ ही रहे हैं आपके साथ क्या होगा। तो टू गेट इनटू हॉट वाटर का मीनिंग होता है टू गेट इनटू ट्रबल, यानी कि आप समस्या में पड़ने वाले हैं, प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। अगर आप गर्म पानी में जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको पेन होगा, जल जाएगा आपका बॉडी, फिर आप पूरा परेशानी में पड़ जाएंगे। टू गेट इनटू ट्रबल इसका मीनिंग हो जाएगा, यानी कि मुसीबत में पड़ना। हिंदी मीनिंग का बात करें तो मुसीबत में पड़ना हो जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे। 19वां नंबर क्या है, टू गेट इनटू हॉट वाटर, मतलब कि मुसीबत में पड़ना। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, टू जंप ऑन द बैंड गन। क्या है, टू जंप ऑन द बैंड गन, इसका मीनिंग होता है टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड्स, यानी कि जो भी ट्रेंड्स है उसको फॉलो करना। आजकल ट्रेंड्स तो इंस्टाग्राम पे ही चलता है, रील्स वगैरह में जो भी है आप देखते हैं, हैशटैग ट्रेंड्स, हैशटैग ट्रेंडिंग, तो मतलब उसको फॉलो करना जो भी ट्रेंड्स में है। टू गेट इन्वॉल्व इन एक्टिविटी बिकॉज इट इज़ लाइकली टू सक्सेस, या फिर ऐसे एक्टिविटीज़, ऐसे क्रियाकलाप में इन्वॉल्व हो जाना जिसमें लगता है कि आप सक्सेस हो जाएंगे। जैसे आजकल जो भी छपड़ी हैं, टिकटॉकर हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे हैं, वो उनको लगता है कि वो क्या हो जाएंगे, एक्टर बन जाएंगे या फिर एक्ट्रेस बन जाएंगी।
तो बहती गंगा में हाथ धोना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहती गंगा में हाथ धोना, ठीक है। जैसे कोई चीज़ चल रहा है, ठीक है, और उसमें आप अपने आप को उसमें ही इंक्लूड हो जाना, ठीक है, किसी ट्रेंड में इंक्लूड हो जाना, तो टू जंप ऑन द बैंडवागन यानी कि बहती गंगा में हाथ धोना हो जाएगा। या फिर लोकप्रिय प्रवृत्तियों को अपनाना, यानी कि जो भी चीज़ जो लोकप्रिय है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, उसको क्या करना, अपना लेना, यानी कि उसमें सम्मिलित हो जाना, उसमें इंक्लूड हो जाना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ। टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ इसका मीनिंग होता है टू बी एट अ डिस्टेंस विथ समवन, यानी कि किसी से दूरी पे खड़ा होना, यानी कि टू बी एट ए डिस्टेंस विथ समवन, यानी किसी से दूरी बना लेना। जैसे हम लोग जब स्कूल में क्या होता था, असेंबली के टाइम में क्या होता था, हम सबसे एक 1 हैंड डिस्टेंस मेंटेन करते थे, तो वही बोल सकते हैं टू अवॉइड समवन, यानी किसी को अवॉइड कर देना, किसी को इनकार कर देना किसी को। या फिर अवॉइड टू मच क्लोजनेस, यानी कि अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हैं किसी के साथ, जो आपका दोस्त है, और वो आप उससे लग रहा है आपको ऐसा कि हाँ हम उससे डिस्टर्ब हो रहे हैं, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, अचानक से उसको अवॉइड करना शुरू कर देंगे, ठीक है, ताकि दूरी बन जाए उससे, और फिर आप अपना जो भी काम कर रहे हैं उस पर फोकस करना। यानी कि या ये भी बोल सकते हैं इसका हिंदी में नहीं कि दूर से सलाम करना, यानी कि दूर से ही किसी को सलाम कर देना, उसके ज़्यादा क्लोज नहीं जाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इडियम्स टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा टू बी एट ए डिस्टेंस विथ समवन, या टू अवॉइड समवन, या अवॉइड टू मच क्लोजनेस। और इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो दूर से सलाम करना। तो आई होप समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसका मीनिंग दूरी बनाना भी हो जाएगा, ठीक है। तो दो इसके मीनिंग होगा, दोनों समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 93 नंबर क्या है, टू मेक बोथ एंड्स मीट, यानी कि सपोज आपके पास एक लाइन है, ठीक है, और लाइन के जो दोनों एंड है, एक ये वाला एंड हो गया और ये वाला, तो इसको आप ऐसे मिला देंगे तो ये सर्कल जैसा तो बन जाएगा, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि टू मेक बोथ एंड्स मीट, यानी कि दो जो उसका एंड होने वाला है उसको मिला देना। तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो सकता है, टू लिव विदाउट वंस इनकम, यानी कि बिना किसी इनकम के जीना, ठीक है, यानी कि लिव विद इन मीन्स। या फिर मैनेज एक्सपेंसेस विथ जस्ट इनफ फंड्स, यानी कि जो एक्सपेंसेस है, खर्चा है, वो थोड़ा सा ही फंड से मैनेज करना जैसे तैसे, यानी कि किसी तरह से गुजारा करना, इसका मीनिंग हो जाएगा किसी तरह से क्या करना, गुजारा करना, ठीक है। तो टू मेक बोथ एंड्स मीट मतलब होता है किसी तरह से गुजारा करना, जैसे तैसे गुजारा करना। आपको जो भी थोड़ा बहुत पैसा कमा रहा है उसमें ही गुजर बसर कर लेना। तो उसके लिए क्या इडियम्स यूज होगा, टू मेक बोथ एंड्स मीट। जो गरीब लोग होते हैं वो क्या होते हैं, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, काम करने गए तो कुछ पैसा मिला, उसी में जैसे तैसे गुजारा करते हैं। अब देखते हैं 94th नंबर क्या है, टू मेक अप वंस माइंड। क्या होता है, टू मेक अप वंस माइंड का अगर मीनिंग का बात करें तो मीनिंग हो जाएगा टू डिसाइड व्हाट टू डू, यानी कि डिसाइड करना क्या करना है। यानी कि डिसाइड मतलब क्या होता है कि निश्चय कर लेना कि क्या करना है, डिसाइड फर्मली यानी कि निश्चय करना। तो इडियम्स क्या हो गया, टू मेक अप वंस माइंड, यानी कि किसी चीज़ को निश्चित कर लेना या निश्चय कर लेना कि हमको ये काम करना है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, टू मिस द बोट या बस, यानी कि जैसे आप बोट यानी कि जो नाव है या फिर बस, उसको मिस कर देना। इसका मीनिंग जानते हैं क्या होगा, कि टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, यानी कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी था, एक मौका था, एक चांस था कुछ कर दिखाने का, करने का, लेकिन आपने क्या किया, उसको भी मिस कर दिया। तो टू मिस द बोट या बस, इसका मीनिंग होता है लूज एन अपॉर्चुनिटी, यानी कि एक मौका गंवा देना। तो हिंदी मीनिंग मौका गंवा बैठना हो जाएगा, ठीक है, मौका गंवा बैठना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। टू मिस द बोट या बस का मतलब क्या होता है, मौका गंवा बैठना। तो अब चलते हैं 96 नंबर की तरफ। 96 नंबर क्या है, टू पुट अप विथ। क्या है, टू पुट अप विथ, इसका मीनिंग होता है टॉलरेट, यानी कि बर्दाश्त करना सहना, ठीक है, बर्दाश्त करना या सहना किसी का अत्याचार या जो भी है, तो उसको सहना। नेक्स्ट 97 नंबर की बात करें तो क्या आ जाएगा, टू टेक वंस हैट ऑफ। क्या है ना, टू टेक वंस हैट ऑफ, यानी कि टू एडमायर समवन, यानी कि किसी को एडमायर करना, प्रशंसा करना, ठीक है, यानी कि कॉन्ग्रेचुलेसन टू, यानी कि किसी को कंग्रेचुलेट करना, उसको बधाई देना। तो किसी की प्रशंसा करना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किसी की प्रशंसा करना, ठीक है। कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको क्या करना, उसको एडमायर करना कि हाँ तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, उसका प्रशंसा करना, ताकि उसका मनोबल और ज़्यादा बढ़ जाए और वो काम और जी जान लगा के करे, ताकि उसको लगे कि हाँ मेरे जो काम है लोगों को पसंद आ रहा है, और वो उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा इंटरेस्ट लगाएगा और एफर्ट डालेगा कि इसको हम और बेहतर से करें ताकि कुछ और लोगों को भी पसंद है। तो इसका मतलब क्या हो गया, टू टेक वंस हैट ऑफ मतलब कि किसी का प्रशंसा करना। नेक्स्ट है 98 नंबर, टू टेक टू हर्ट। क्या है, टू टेक टू हर्ट मतलब होता है टू ग्राइव ओवर। क्या होता है, ग्राइव ओवर, टू बी ग्रेटली अफेक्टेड, यानी किसी से बहुत तरह से बुरी माने अच्छी तरह से प्रभावित होना, या टू कंसिडर समवन वेरी सीरियसली, या किसी को बहुत ज़्यादा गंभीर ले लेना, यानी कि दिल पर लेना कोई चीज़। क्या लेना, किसी को दिल पे ले लेना। मान लीजिए कि कोई आपको कुछ बोल दिया, ठीक है,
या आपके साथ कोई कुछ बुरा कर दिया तो उस चीज़ को आप क्या करते हैं, दिल पे ले लेते हैं और फिर चाहते हैं कि हम कभी किसी ना किसी तरह उससे कभी ना कभी बदला लेंगे या उसको करके दिखाएंगे, ठीक है। जैसे आप कभी सक्सेस नहीं हुए, आप एग्ज़ाम दिए, पहली बार तैयारी अच्छी नहीं हुई थी और आपको सब कोई मतलब आपको भला बुरा बोलने लगा, तो आप वो चीज़ आप अपने दिल पे ले लीजिए, ठीक है। और तब जी जान से तैयारी कीजिए और कर दिखाइए कि दुनिया को कि हाँ हम कर सकते हैं। तो चीज़ें को क्या कीजिए, टू टेक टू हार्ट, यानी कि दिल पे ले लेना, इसका मीनिंग हो जाएगा। या फिर बहुत प्रभावित होना, जैसे किसी के बात को लेके आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गए, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड हो गए, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, बहुत प्रभावित होना, टू टेक टू हार्ट का। अब देखते हैं 99वां नंबर क्या है, टर्न ए ब्लाइंड आई। यानी कि ब्लाइंड आई, यानी कि जो ब्लाइंड आई यानी मतलब क्या होता है, अंधा जो आँख है उसको टर्न कर देना, यानी कि टू इग्नोर ए सिचुएशन या फिर फैक्ट्स और रियलिटी। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि एक सिचुएशन, फैक्ट्स या रियलिटी को इग्नोर कर देना या फिर अंधा बन जाना। यानी कि टर्न ए ब्लाइंड आई मैंने ब्लाइंड आई बना लेना, अपने आप को अंधा बन जाना। जैसे आप कुछ इग्नोर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप अनदेखा कर देंगे, यानी कि टर्न ए ब्लाइंड आई मतलब अंधा बन जाना, अनदेखा कर देना। देखिए अनदेखा कर देना आ गया ना इसका मीनिंग, तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके मीनिंग हो जाएंगे, ठीक है। टर्न ब्लाइंड आई मतलब क्या हो गया, टू इग्नोर ए सिचुएशन, फैक्ट और रियलिटी, मतलब कोई चीज़ रियल आपसे बताया जा रहा है और आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे टर्न ए ब्लाइंड आई कर देंगे, यानी कि अंधा बन जाएंगे या फिर अनदेखा कर देंगे। तो अब देखते हैं 100 नंबर क्या है, ए बर्ड्स आई व्यू। ए बर्ड्स आई व्यू मतलब क्या होता है, देखिए जो चिड़िया होती है उसका आँख कहाँ से देखता है, तो ऊपर से देखता है, ठीक है। वो ऊपर जाके उड़ के और ऊपर से देखता है, तो इसका मीनिंग हो जाए ए जनरल व्यू फ्रॉम एबव, यानी कि एक साधारण मतलब तरीके से ऊपर से देखना। क्या करना, ऊपर से देखना किसी चीज़ को। यानी कि इसका हिंदी मीनिंग का बात करें तो हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है, ऊंचाई से विस्तृत दृश्य। यानी कि अगर आप कुछ चीज़ें ऊपर से देखेंगे, जैसे ड्रोन व्यू पर देखते हैं तो कितना डिटेल में सब कुछ दिखाई देता है, यानी कि ए बर्ड्स आई व्यू मतलब ऊंचाई से विस्तृत दृश्य। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जो भी आगे का लेक्चर आ रहा है कोशिश कीजिए कि उसको लगाए, क्योंकि इडियम्स एंड फ्रेज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इंग्लिश जो इंग्लिश का पार्ट होता है किसी भी एग्जाम में, इंग्लिश सब्जेक्ट में, तो आप इसको लगाइए। फिर इसके बाद से कोशिश करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, इंटोनिम्स, जितने भी मतलब वोकैब्स के जो पार्ट्स हैं सबको एक एक करके कवर कराया जाएगा। तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।